और अभी क्या करना चाहिए, एक बार इस पे विषय पे बात कर ले। ये विषय ऐसा है जिसको आप सोचना भी नहीं चाहते, इससे बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अंदर ही अंदर सभी जन चाहते हैं कि यार इसको एक बार कुछ, यदि आपके पास कुछ अच्छी बात है तो क्लियर कर दो। जो स्टूडेंट्स का एक बार में रिजल्ट क्लियर नहीं होता ना, वो इतने परेशान है अपनी लाइफ से कि वो अमेंडमेंट क्लास में भी नहीं आते। वो एकदम बहुत परेशान है अपनी लाइफ से। दो एक महीने में यदि एग्जाम्स है तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वो मैं जितना समझता हूँ उतना लिख देता हूँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। एक तो टाइम एकदम नहीं है सर, दूसरा स्टडी का लोड बहुत है, मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और तीसरा सब बहुत बोर हो जाते हैं, मतलब अति बोरिंग है पढ़ाई। चौथा जो है ना कि सर मतलब मन ही नहीं करता पढ़ाई का, और कोई प्रॉब्लम है, टाइम, लोड, बोरिंग, जील, और कोई प्रॉब्लम है, राइटिंग, क्या क्या सेक्शंस, कैसा डिस्ट्रैक्शन, मतलब क्या चीज, आईपीएल डाल दो, मतलब किस बात का डिस्ट्रैक्शन? अब तो एग्जाम 1 महीना बचा है, चलो डिस्ट्रैक्शन में देखते हैं। और तुम्हारे पास सपोर्ट क्या है, तुम्हारे प्लस क्या है कि तुम्हारा हेल्थ वेल्थ ठीक ठाक है, तुम मानते नहीं हो कि ये सबसे बड़ा सपोर्ट है ना, कि तुम अभी तक सही सलामत हो, तो ये सबसे बड़ा प्लस है। और दूसरा तुम्हारा प्लस है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कौन समझाएगा, वो एटलीस्ट तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो विदाउट टीचर्स पढ़ रहे थे, तो आज तुम्हें बताऊंगा, एक एग्जाम्पल आएगा आज, मैं परेशान हो गया कि यार इसका सोल्यूशन क्या होगा, बोले क्या बोल क्या रहा है पागल की तरह, मैं एकदम परेशान हो गया। फिर मैंने 1.5 घंटे के बाद उसको बंद किया और बहुत एनालिज किया, मतलब बंद करने के बाद भी जो भी काम कर रहे हैं दिमाग में वही प्रोसेस हो रहा है, समझ में नहीं आया कि प्रोविज़न क्यों है, क्या है। और मेरा तो थ्योरी है, जब तक मेरे को प्रोविज़न का लॉजिक नहीं पता ना, हम तो याद ही नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये बड़ा माइनस है, तुम्हारा ये माइनस तो नहीं है। तुम्हारे को कोई प्रोविज़न समझ में नहीं आया तो तुम्हारे पास फ्रेंड्स है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, और तुम्हारे पास कोई ना कोई टीचर है जो तुम्हारी हेल्प कर ही देगा। बड़ा भैया सब टीचर कैटेगरी में आ जाए, ये तुम्हारा प्लस है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें तुम एकदम ध्यान नहीं देते, लाइक मेमोरी, ये बढ़ाई जा सकती है, डोंट थिंक, लाइक ब्रेन पावर, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता इतना, तुम कभी नहीं सोचता ये इम्प्रूव किया जा सकता है। और तीसरी बात, तुम्हारी पढ़ाई की स्पीड, तुम कभी नहीं सोचते कि ये बहुत तेज जा सकती है, जिसको पूरी दुनिया QSR बोलती है। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, नाम सुना है QSR? सर QRMP सुना है, हाँ हाँ, ये अलग है। इसको क्वांटम स्पीड रीडिंग बोलते हैं। तो क्वांटम स्पीड रीडिंग पूरी दुनिया जानती है, अपने CA वाले बच्चे नहीं जानता, हम लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट, ये सब क्या है बता से, ठीक है, ओके। तो ये वो चीज़ है जो हम लोग कभी वर्कआउट नहीं करते, और ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है वो अपने घर पे है, हमारे क्या है तो है, वी हैव द हैबिट, जो हमारे पास है वी नेवर वैल्यू। तो प्लीज़ आप इसको वैल्यू करिए कि आपके पास आपका अच्छा हेल्थ है जो आपको 10 घंटे पढ़ने की अनुमति देता है। कुछ बच्चों की ये भी प्रॉब्लम है कि आइज़ में 7 का पावर है, 6 घंटे से वैसे पढ़ नहीं सकते। कुछ लोगों का और भी इश्यूज है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, स्पॉन्डिलाइटिस, वो बेचारे भी पढ़ रहे हैं, परंतु आप गॉड ग्रेस अच्छे लोग हो। और दूसरा आपके पास ये सपोर्ट है जो हमारे पास कभी नहीं था, अभी भी नहीं है, कि कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, कहाँ से पढ़े, अटक जाए तो अटक जाए। इन सारी बीमारी का एक ही सोल्यूशन है, ये जितने भी आप नाम यहाँ पे बढ़ा दो, इन सब का सोल्यूशन एक ही है, और वो सोल्यूशन आपको भी पता है, बस आप इस पर ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते। इसको छोड़ दो, ये अलग चीज़ है, ये स्ट्रैटेजी है थोड़ा, और उसका एक ही नाम है फोकस। यदि आप फोकस डेवलप कर लो ना, तो ये सारी चीज़ हट जाएगी, मतलब सारी प्रॉब्लम हट जाएगी, स्टडी लोड हट जाएगा,
बोरिंगनेस डेफिनेटली हट जाएगा, ज़ील अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस का तो अपोजिट ही है फोकस। तो अपने को पहले इसमें जिसको डाउट है क्या कि ये फोकस आने से ऐसा बढ़ जाएगा, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। स्टडी लोड रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि आप फोकस से पढ़ोगे तो जल्दी जल्दी काम होना शुरू होगा, जल्दी जल्दी काम शुरू होगा तो अपने आप ये लोड हट जाएगा। यदि आज मैंने 4 चैप्टर कर दिए है, आज पूरी दुनिया 2 चैप्टर कर रही है, मेरा 4 चैप्टर हो गया है, तो मेरा अपने आप ही लोड कम हो रहा है, लोड हट रहा है, तो अपने आप ही सब ठीक है। और वैसे भी जो लोग फोकस रहते हैं उनको लोड नहीं लगता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एकदम समझ में आएगा। इट वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क। आपका भाई है जो कोई 45-50 किलो का है, ठीक है, जस्ट इमेजिनेशन, फ्रेंड रखो, भाई को उठाओ, फ्रेंड है जो 50-55 kg का है। आप कभी नहीं सोचते कि आप उसको उठा पाओगे, 55 kg का अपने घर पे, मेरे को क्या मतलब है। लेकिन सपोज बाइक में पीछे बैठा था, सामने से लॉरी आई, आप घूम गए, आप निकल गए, वो गिर गया, बेचारे तो थोड़ी सी टक्कर लग गई, खून वून बह रहा है, हॉस्पिटल यहाँ से कोई 50-60 मीटर दूर है, तो आप तो उठा के उस समय दौड़ जाओगे ना। 55 किलो है, मैं 60 भी हुआ तब भी उठाते दौड़ जाऊंगा। उस समय तो कुछ भी हो मैं ले जाऊंगा उसको, क्यों? क्योंकि उस समय आप लोड नहीं देख रहे हो, उस समय आपका फोकस है कि मेरे को उसको लेके पहुंचना है वहाँ पे। तो ऑलवेज फोकस रिमूव्स द लोड, ये एकदम पक्का बात है। जब फोकस है तो लोड हट ही जाएगा। दूसरा, बोरिंग, जब फोकस रहता है तो उसका एक अलग जलवा है। यदि कोई दिन आपकी पढ़ाई सपोज बहुत अच्छी हो रही हो, सपोज आज आप पढ़ने बैठे, आज आपका पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है, शुरू के 6 घंटे आपने बहुत अच्छा पढ़ा, तो नेक्स्ट 1-2 घंटे अभी आपको और पढ़ने का मन है कि नहीं है? आज हो रहा है बॉस, आज भगवान अपने ऊपर मेहरबान है, आज पढ़े, आज 2 चैप्टर और हो जाएगा। तो वो बोरिंगनेस ऑलवेज, जब पढ़ाई अच्छी होती है तो बोरिंग हट ही जाता है। टफ चीज़ें बोरिंग होती है, जैसे ही आसान हो जाता है तो बोरिंग नहीं रहता। ज़ील, उत्साह इसलिए डूबा हुआ है क्योंकि सक्सेस नहीं आ रही है। सक्सेस इज द, मतलब सक्सेस है तो ज़ील है, सक्सेस नहीं है तो ज़ील नहीं है। यदि आपका सक्सेस डेवलप हो जाए तो ज़ील अपने आप आ जाएगा, फोकस है तो सक्सेस आएगा और ज़ील अपने आप ही आएगा। डिस्ट्रैक्शन सा तो अपोजिट ही है, फोकस हटा दो। अब इसको कैसे डेवलप करना है ये देख लो। इसलिए मेरे को ये लगता है ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, वर्कआउट ऑन दिस। ये इसका नाम है क्वांटम स्पीड रीडिंग। मतलब आप कितनी देर में पढ़ते हो, आई डोंट थिंक आप ऐसे करते हो कि नहीं करते हो। जैसे सपोज मेरे को एक चीज़ पढ़नी है, लॉ पढ़ना है, पढ़ा हुआ है मेरा एक बार ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, अभी दोबारा पढ़ना है, तो या एक बार टीचर ने पढ़ाया हुआ है, मुझे पढ़ना है, तो क्या आप अपने आप को टाइम देते हो घड़ी देख के कि 10 मिनट में इसको पढ़ दूंगा, या पढ़ते हो फिर देखते हो अरे यार 20 मिनट से पढ़ रहे हैं? व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? आप अपने साथ आप चेक कर लो आप कैसे पढ़ते हो। 1, पहले घड़ी देखते हो और फिर अपने आप को बोलते हो 10 मिनट में पढ़ दूंगा, 1 वे। और दूसरा वे है कि पहले आप पढ़ते हो फिर घड़ी देखते हो 20 मिनट से पढ़ रहे हैं। बताओ विच वन इज योर अप्रोच? अरे वाह, तब तो तुम QSR जानता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंप्रेशन के लिए अच्छा बोला तुम यहाँ पे। कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो पहले घड़ी देखो और एक टारगेट सेट करो कि हम 10 मिनट में इसको पढ़ेगा, फिर तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ठीक 10 मिनट में हो जाएगा। हो सकता है 13 मिनट हो जाए, हो सकता है 14 मिनट हो जाए, परंतु यदि 20 मिनट लगने वाला था तो डैम श्योर 18 मिनट होगा, मतलब कुछ ना कुछ कम ही लगेगा। और जैसे जैसे आप इस पर और वर्कआउट करेंगे ये क्वांटम स्पीड रीडिंग डेवलप होगा। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता कि बच्चे को खड़ा करके बोला जाए रीड और टाइम स्पीड या टाइम स्टॉप वॉच को ऑन किया जाए और फिर देखा जाए कि इसने कितने वर्ड पढ़े। लेकिन बात ये पूरी दुनिया में स्टडी वॉच अप्लाई होती है, किताबों में वर्ड काउंटेड रहते हैं। आपने 17 लाइन पढ़ ली तो आपका आएगा कि आपने इतने वर्ड पढ़ लिए। सॉफ्टवेयर भी इस तरह के डेवलप्ड है कि आपने कब ऑन किया कब ऑफ किया, उसमें आपका कितना वर्ड रीडिंग हुआ आपको बताया जाएगा। हम लोग इस पर कभी वर्कआउट नहीं करते, लेकिन इस पर यदि आप सिर्फ 3 से 4 दिन वर्कआउट करेंगे तो आपका ये बहुत जोर का डेवलप होगा। पढ़ते समय QSR का नियम ये है
कि आप पढ़ते समय किसी भी चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे नहीं, ये इसका नियम है, द रूल ऑफ द गेम। टैक्स और लॉ पढ़ने वालों को पता है कि ये चीज़ को जब तक हम लोग 6 बार नहीं पढ़ते तब तक उसकी एनालिसिस नहीं होती। लेट इट बी, एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन अभी मुझे एनालिसिस करके टैक्स डेवलप नहीं करना, उसके लिए मेरा सर है वो डेवलप किया हुआ, वो मेरे को सिखा रहा है, लिव इट। मेरे को भी टैक्स का एक्सपर्ट नहीं बनना, मेरा महीने बर्बाद है एग्जाम से। अभी जो मेरे सर ने बताया वो मेरे दिमाग में है, बस एक बार रिवीजन मारना है तड़ 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 तड़। तो राइट नाउ what I need, my main problem is my focus which is reduced and that is why all these problems are causing। तो 3 दिन के अंदर आपका फोकस डेवलप हो जाएगा यदि आप सिंपली इस टेक्निक पे वर्कआउट करें। कौन सी टेक्निक? QSR। व्हाट इज दैट? कि मैं 1 मिनट में कितना पढ़ पा रहा हूं या 3 मिनट में मैंने कितना पढ़ा, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। 3 दिन के अंदर जितने भी इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं, कोई भी बंदा ऑनेस्टली यदि इस पे वर्कआउट करेगा तो 3 दिन में उसका एक क्वांटम ऑफ स्पीड रीडिंग डबल हो जाता है सिर्फ 3 दिन के अंदर। कैन यू इमेजिन दिस? यदि अभी आप 1 घंटे में 6 पेज पढ़ पाते हो तो सिर्फ आपने इसको ऊपर 3 दिन ये सोच के पढ़ा कि मुझे इसे 6 का 12 करना है, और 3 दिन में 6 का 12 पेज हो जाएगा। मतलब आप उतने ही समय में डबल पढ़ पाएंगे। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन इट कि मेरे को ये चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट करना है। आप तो ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मैं बस आपको इतना ही बोल रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो उस पर एक बात नियम बांध लो अपने, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि जब ये हमें परमिशन मिल जाती है ना, ये दोबारा पढ़ लेंगे। जैसे टीचर और क्लास में क्या हो रहा है, टीचर समझाया, सर एक बार वापस से बोलिए, खत्म। वीडियो में पढ़ रहे हैं, रिवाइंड कर तो क्या बोलता है यार। तो जब भी आपको ये मिल जाता है प्रिविलेज कि आपको दोबारा सुनाएगा, तो आपका फोकस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझ में नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन हम दोबारा नहीं पढ़ेगा। और एक बार में मेरे को पढ़ के निकलना है, और यदि मैं एक बार में कितना क्वांटिटी पढ़ता हूँ ये मेरे को चेक करना है। आई नीड टू मेजर इट। मैंने अभी तक 6 लाइन पढ़ी थी, अब मैं 7 लाइन पढ़ूंगा, 8 लाइन पढ़ूंगा, अगले 2 घंटे बाद मैं अभी से 9 लाइन पढ़ूंगा। दैट विल इंड्यूस यू टू रीड स्पीडली, एंड दैट विल इंड्यूस यू टू फोकस, बिकॉज दोबारा पढ़ना तुमको परमिशन नहीं है। ये सेल्फ गेम है। हम लोग सेल्फ गेम में थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं, परंतु हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा मतलब डू और डाई वाला सिचुएशन है, तो सब कुछ कर सकते हैं। सेल्फ गेम, सेल्फ डेवलपमेंट। आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो, बस मैं उसमें यही बोल रहा हूँ कि आप अपना एक टाइम सेट करो। ये पेज मैं 10 मिनट में पढ़ूंगा, 7 मिनट में पढ़ूंगा, जो भी आप कंफर्टेबल टाइम लो ना, 15 मिनट में पढ़ूंगा। अब पढ़ना शुरू करो। आपने देखा 6 मिनट में पढ़ लिया, डू योर बेस्ट। आपको मालूम पड़ा 15 मिनट सोचा था, 6 मिनट में हो गया। अगला पेज 6 मिनट में पढ़ूंगा, पढ़ो। अरे यार इसमें 9 मिनट लग गया, कोई बात नहीं, अगला पेज 6 मिनट पढ़ूंगा। आप उसको कंप्लाई करेंगे तो आपका वो फोकस नेचुरली बिल्ड होगा। डू यू एग्री दिस और नॉट? ये मतलब इतनी ऑब्वियस बात है, एकदम ऑब्वियस बात है, बट वी डोंट वर्क ऑन इट। यू नीड टू वर्क ऑन इट। जैसे आप ये करोगे, स्पीड रीडिंग बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, ब्रेन पावर नेचुरली जो फोकस है उसका डेवलप्ड है। और मेमोरी के लिए आई ऑलवेज सपोर्ट कि आपको कुछ मेमोरी हमेशा लंगड़ी होती है, वो हमेशा हैंडीकैप्ड है, उसको दैट नीड्स अ सपोर्ट। वो आपको पता, बचपन से मोबाइल नंबर में कोई भी नंबर डालते हो तो उसका कोई ना कोई सपोर्ट नंबर डालते हो, अदरवाइज वो हमें नंबर याद ही नहीं रहता। मोबाइल में भी नहीं ढूंढ पाते, सोचना लिखा हुआ परंतु स्टोरेज अपन तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो हमेशा हम लोग मेमोरी में सपोर्ट में कुछ डालते हैं, संजय मुंद्रा, टैच या फिर प्रयास, दोनों में से कोई भी नाम याद आएगा, नंबर निकाल लेंगे। सो ऑलवेज यू नीड दिस। एक बार ये फोकस डेवलप हो गया, ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व है। और इस फोकस को डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ यही करना है, और इसलिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन देना है। 6 मिनट में पेज पढ़ूंगा। अच्छा, पेज पढ़ना मेरे थेरेपी में नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि मुझे सैलरी चैप्टर 1 घंटे में करना है। मैंने क्लास में कई बार ये बात बोली है कि आप पूरी दुनिया 6 घंटे में सैलरी करती होगी, करने दो उनको। मैं इसको, आज क्लास स्टार्ट हुई, हमने क्या बोला, 2 घंटे में 3 घंटे में अमेंडमेंट पूरा कराऊंगा। सक्सेड होता है कि नहीं होता अलग बात है, परंतु सबसे पहले टाइम सेट होता है कि इतनी देर के अंदर काम होगा। अब वो 3 का 3:30 हो जाएगा, लेकिन अप्रोच वही है
ये जल्दी करना है, इसलिए वो काम अपने आप ही तेज होगा। इसलिए ब्रेक में ना जाना हो रहा है ना कुछ हो रहा है, क्योंकि मालूम है कि अपने ऑलरेडी लेट है, तो सीधा काम की बात हो रही है। तो जैसे ही आप अपनी टाइम अपने आप को डिसाइड कर देंगे, उसके बाद आपका फोकस नेचुरली तेज हो जाएगा। वो सब बोलने की बात ही नहीं है कि जब 6 मिनट में पढ़ना है तो बीच में व्हाट्सएप कैसे चेक कर लिए, वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो बोलने की बात ही नहीं है कि तुम 6 मिनट में बोल भी रहा है व्हाट्सएप भी देख रहा है, इम्पॉसिबल। तो प्लीज़ मोबाइल को एकदम दूर रखो। और उसके बाद हर 20 मिनट के बाद 2 मिनट्स का ब्रीथ ब्रेक। वो ब्रीथ ब्रेक हो सकता है आप बाहर जाके पानी ले लो, पी के आ जाओ, या 2 मिनट गहरी सांसें ले लो, या 2 मिनट अपने छोटे भाई को 2-4 थप्पड़ ला दो, वॉट जो जिसके बाद आपको ऊपर रिएक्शंस ना आए वो काम आप कर लो। 2 मिनट का ब्रेक और फिर वापस। अच्छा सुनो, ये 2 मिनट मतलब 2 मिनट, एक ओवर देख लेना। अब एक ओवर 4 मिनट का होता है, एक ओवर नहीं देना है, वो 2 मिनट का ही है। 2 मिनट मतलब 2 मिनट। 2 मिनट व्हाट्सएप देख लेता है, वो कभी 2 मिनट में फिनिश नहीं होता। 2 मिनट मतलब 2 मिनट। सिर्फ पानी पी के आ सकते हो या 10 कदम जाके आ सकते हो, या फिर एक बार किताब बंद करके जितना पढ़ा उतना वापस से रिकॉल कर सकते हो, लेकिन उससे बेसी नहीं। तो ब्रेक मतलब ब्रीथ ब्रेक ही है, खाली सांसें लेने वाला ब्रेक है ये, और कुछ नहीं। और ये करने से आपकी फोकस नेचुरली इंप्रूव हो जाए, ये सब बढ़िया आएगा। हाँ भैया, हम लोग का तो रैंक किसी के भरोसे आया था, ना कोई टीचर था, ना तो बहुत क्वालिटी स्टडी पढ़ के गए थे, बस जितना पढ़े उठा के ले गए, क्योंकि फोकस बहुत सही था, जो पढ़े सब याद रहता था। हटाए टाइम मैनेजमेंट में आते, ये फोकस से नहीं आता। वैसे तो फोकस से ही 6 मिनट में करना है तो करना ही है, ये टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा और ब्रॉडली करना पड़ता है हमारे एग्जाम्स लिए। हमारे एग्ज़ाम काफ़ी टफ है बात की दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम से। तो हमारे एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट ये होती है कि आपके पास 30 दिन है, थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, 30 दिन में हम लोग सपोज 10 घंटे पढ़ पाते हैं। हाँ बोलो। तो हमारे पास 300 आवर है। 10% कंजर्वेटिज्म हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, तो हमारे पास 270 आवर्स है। 270 आवर्स में हमारे पास 8 सब्जेक्ट है, सबका अपना अपना रेशियो है। चलो 6 सब्जेक्ट है सपोज, हाँ 6 सब्जेक्ट है, सबका अपना अपना रेशियो है। ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा टफ है, थोड़ा आसान है। तो आप इसको डिवाइड करिए इस हिसाब से आवर्स को। इस तरीके से आप अपने आवर्स को डिवाइड किए कि 270 मेरा आवर आना चाहिए, 100, 160, 200, 250, 270 आ गया। अब ए पेपर में 50 आवर ही देना है। ए पेपर में 20 टॉपिक्स है, कोई इजी है कोई टफ है, कोई इजी है कोई टफ है। इंडेक्स देखिए, स्टडी मेट में जाइए, इंडेक्स देखिए, और इस 50 आवर को एलोकेट करिए। एलोकेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इस चैप्टर के लिए मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। हाँ 3 घंटे में कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये सोचते हो कि अपने तो यार बहुत अच्छे से पढ़ रहे, एक बार में ही हो जाएगा। बकवास मत कर, एक बार में कभी कुछ नहीं होता। तो 3 घंटे पढ़ने हैं, तो आप ये मान के चलिए 2 आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। इसमें मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि मेरे को इसमें अपना नोट भी बनाना है। अब ये 2 आवर में होना चाहिए विथ नोट। टाइम सेट है, काम आपको करना है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन पावर अनलिमिटेड, इस बात पे बिलीव करो। ये 2 घंटे में होना है, भले कोई भी चैप्टर है, यदि ये 2 घंटे में होना है तो 2 घंटे में ही होना है। अब जैसा तैसा कुछ भी होना है 2 घंटे में होना है। जिस दिन आप ये टाइम मैनेजमेंट कर ले तो उस दिन आपका सब कुछ समय पे हो जाता है। जैसा तैसा हो, मुझे मतलब नहीं है। अब नहीं होने से अच्छा है कि मैंने कुछ ना कुछ कर लिया। तो जो बच्चे अभी भी स्टार्ट नहीं किए, वो अभी भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। बात ध्यान रखना, पढ़ाई जितना आप पढ़ रहे हो ना, वो हम लोग ने भी पढ़ा है जॉब के साथ, और सिर्फ 2 महीने में विदाउट ट्यूशन फिनिश किया है। आज सर आपका बात अलग है, फालतू बात है। हमारे जैसे जितने ने भी किया वो सब ने ऐसे ही किया। जॉब था उस समय, टाइम नहीं थी, जेवीएस जॉब, जेवीएस जॉब, जेवीएस जॉब। अब उसके बाद हमने जब भी पढ़ाई शुरू की, मतलब वो उतने में हो जाता है। 2 महीने का सिलेबस है, आपको 8 महीने में खींच के पढ़ना है, तो नतीजा आपके सामने, आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, आप डी फोकस्ड हो। हमारे पास 2 महीने थे, हमारे पास डी फोकस होने का टाइम ही नहीं मिला, है ना। है ना। यहाँ से बड़ा बाजार जाना है कितनी देर में?
डिपेंड करता है सर, साथ में कौन है, मौसम कैसा है, मतलब बाइक पे जाएंगे कि कैसे जाएंगे, और यदि वहाँ पे कुछ ट्रबल है, वहाँ पहुँचना है, कितनी देर में पहुँच जाएगा? 6 मिनट में पहुँच रहा हूँ, पहुँच ही जाएंगे। बाइक मिला नहीं मिला, मैं दौड़ के पहुँच जाऊँगा 6 मिनट में। मिलेगा मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा उस समय, 6 मिनट में पहुँचना है तो पहुँचना है। तो बस यही बात है कि सब कुछ फिजिबल है, आप अपना टाइम अपने आप को टाइट करिए, टाइम से स्क्रू करिए अपने आप को। टाइम मैनेजमेंट मीन्स फोकस, फोकस मीन्स क्यूएसआर, क्यूएसआर मीन्स ऑल प्रॉब्लम रिजॉल्व। खत्म, सारा खेला है आपकी वॉच का। तो एक ही साथी है वॉच। आई होप दैट वर्ड आउट, दैट विल वर्क। सभी के साथ यही काम करता है। राधे बात नहीं, ब्रेक ओवर। अरे हाँ बोलो। सर में मत पड़ना, आधार रखना अपना, और समय पे सारा काम कर लेना। 4 हो गए, कौन कौन से? 5, 10 समझ में आ गया, 99 समझ में आ गया। आधार में कुछ लोगों को अब आधार नहीं देना पड़ेगा, वो कौन कौन से लोग हैं अपने को पता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज रूरल डेवलपमेंट, कुछ ऐसा ही था। तो सी मतलब कौन था यार? सब भूल गए यार। चल ऐसे ही कॉल करते हैं। किन किन को आधार नंबर नहीं देना पड़ेगा? तो इन लोग को आधार नंबर नहीं देना पड़ेगा। एक तो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक हो गया पीएसयू, एक हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी। सी मतलब हो गया कमिश्नर, जिसको चाहे छोड़ दे। और नहीं 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 नहीं, अपने आधार नंबर में कहाँ चले गए? यही है क्या आधार नंबर वाले ही क्या? तो ठीक है, जिस जिसको आधार नंबर नहीं देना, मतलब वो 4 तो पक्का ही है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी और पीएसयू। ये 4 तो है ही, नॉन सिटीजन और आधार यूआईएन, क्योंकि इन लोग के पास आधार होता ही नहीं है। और उसके बाद समय वो जो है 3 दिन का 7 दिन, 3 दिन का 7 दिन, 60 दिन का 30 दिन, 21 दिन का 30 दिन, मतलब सब मिला के 2 ही टाइम है, 7 दिन और 30 दिन। और उसके बाद हमने कर लिया 86B, वो क्या था कि 1% तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, उसके एक्सेप्शंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, कमिश्नर जिसको चाहे छोड़ दे। राइट, ओके 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 ओके। ऊपर से आ रहे भैया, अप्रोच देख रहे हो ना तुम? ये अप्रोच शुरू से है कि समय चाहे कितना भी कम हो, जब तक पुरानी चीज़ मुझे याद नहीं रहती मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समय कम है तो मैं क्या करूं? पहला 10 से 5 हो गया, चलो ये तो सबसे आसान था, याद भी हो गया। दूसरा 86B 1% एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा। उसमें यदि आपके करंट मंथ का टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई 50 लाख से ज़्यादा है तो, 50 लाख पे नहीं, 50 लाख से ज़्यादा है तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जिसका अपना एक छोटा सा सपोर्ट बनाया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज़ रूरल इंडिया डेवलपमेंट। तो सी मतलब कमिश्नर जिसको चाहे, जी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पी मतलब पीएसयू, एल मतलब लोकल अथॉरिटी, एस मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, आर मतलब रिफंड 1 लाख से ज़्यादा, आईटीसी वाला लास्ट ईयर, एंड आई मतलब इनकम टैक्स 1 लाख से ज़्यादा 2 फाइनेंशियल ईयर, दोनों में आपका, आपके कर्ता का, आपके एमडी का, आपके 2 पार्टनर्स का, 2 मैनेजिंग कमिटीज़ का, और एक था लास्ट में डी। क्या डी? डी मतलब आपने डिस्चार्ज किया है क्या? डिस्चार्ज किया है इन अपना, इसमें डील डाला ही नहीं मैंने, जिन्होंने डिस्चार्ज किया एटलीस्ट 1% टैक्स। चलो ठीक है, 1% टैक्स। तो क्यूमुलेटिव जिन्होंने 1% टैक्स ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया उनकी बात अलग है, उनको पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इसमें अपने करेंट फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। नेक्स्ट, आधार ऑथेंटिफिकेशन से इन लोगों को छूट मिल गई है। वो 4 तो वही है, पीएलएस, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, और एक नॉन सिटीजन, एक यूआईएन और एक डी।
डी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्लीज डू अननेसेसरी। रिवाइज टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और नोटिस 7 दिन और 30 दिन, बस दो ही ध्यान रखना हमें इतने बड़े पैरा में, 7 दिन और 30 दिन, और यदि इतने दिन के अंदर नहीं हुआ तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा यदि आपने 86B को वायलेट किया, GSTR 1 और GSTR 3B में मिसमैच है, और यदि आप ITC ज़्यादा ही ले लिए, वायलेटिंग द कंडीशंस। नेक्स्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू सस्पेंशन, यदि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के पहले अब आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं देंगे, सीधा एक सो क्लॉज नोटिस देंगे, और सो क्लॉज नोटिस को आपको 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करना है, और ये तभी होता है जब आपका GSTR 1 और GSTR 3B में सब्सटेंशियल मिसमैच है, और ITC आपने GSTR 2A से सब्सटेंशियली मिसमैच करके 3B में क्लेम किया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंशन पीरियड में आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। सस्पेंशन पीरियड में ई-वे बिल भी जनरेट नहीं कर पाएंगे, और सस्पेंशन पीरियड PO चाहे तो कभी भी विड्रॉ कर सकता है इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। ई इन्वॉइस पहले 100 करोड़ था, 50 करोड़ वाले को भी ई इन्वॉइस देना पड़ेगा, B2B वाले इन्वॉइस ई इन्वॉइस होंगे, और QR डायनेमिक QR कोड 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कभी भी हुआ ना, 2017-18 के बाद से कभी भी हुआ ना, तो आपको डायनेमिक QR कोड लगाना पड़ेगा ऑन B2C इन्वॉइस। इसमें कुछ लोगों को छूट है। कोड ऑन B2C इन्वॉइस प्रमोट्स GST, C फॉर सिनेमाटोग्राफी, OIDRS, बैंक, इंश्योरेंस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड GTA। और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोविजंस डाले कि QR कोड नहीं दिया लेकिन डिस्प्ले डायनेमिक QR कोड कर दिया और इन्वॉइस में क्रॉस रेफरेंस दे दिया तो चलेगा, या फिर आपके इको ने डायनेमिक QR कोड किया हुआ है, आप नहीं दो तब भी चलेगा, लेकिन इन्वॉइस से क्रॉस पेमेंट क्रॉस रेफरेंस करना पड़ेगा, या फिर आपके इन्वॉइस के पहले ही पैसा आ जाता है तो इन्वॉइस के ऊपर सारी पेमेंट की डिटेल छाप देना, तो आपके डायनेमिक QR कोड से बच जाओगे, या फिर कोई पेमेंट की फैसिलिटी यहाँ पर रख देना और क्रॉस रेफरेंस कर देना, तो आप डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट से बच जाओगे। 3-4 मिनट और लगा। ई-वे बिल में जो पहले 200 किलोमीटर की लिमिट थी, अब वो 100 किलोमीटर होगी। पहले हर 200 किलोमीटर पे ई-वे बिल की वैलिडिटी थी 1 दिन, अब वो हर 100 किलोमीटर पे ई-वे बिल की वैलिडिटी, उल्टा बोल रहे हैं क्या, पहले था 100 किलोमीटर पे 1 दिन, अब हो गया 200 किलोमीटर पे 1 दिन। तो बताओ ई-वे बिल का वैलिडिटी बढ़ गया कि घट गया? लाउडर, मैं दोबारा बोलता हूं, पहले बताओ ई-वे बिल नाम सुना है? तुम्हारे चेहरे से कुछ और वाइब्रेशंस आ रही थी। दूसरा, ई-वे बिल की वैलिडिटी, कि ई-वे बिल कब तक वैलिड है जनरेट करने के बाद, तो वो था हर 100 किलोमीटर पे 1 दिन, अब वो हो गया हर 200 किलोमीटर पे 1 दिन। तो बताओ वैलिडिटी बढ़ा कि घटा? घटा भाई साहब। जैसे सपोज यहाँ से 700 किलोमीटर अपने दूर ले जाने वाले माल, तो पहले था आपका हर 100 किलोमीटर पे 1 दिन वैलिड है, मतलब आपके पास 7 डेज आपका ई-वे बिल वैलिड है, अब वो 4 दिन वैलिड है, क्योंकि हर 200 किलोमीटर पे 1 दिन, पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर पे भी 1 दिन। तो फाइनली अब आपका ई-वे बिल पहले जो 7 दिन वैलिड था वो 4 दिन वैलिड हो गया। याद रहेगा 200 किलोमीटर वाला, ये MCQ में पूछेगा, कौन से एग्जाम में पूछेगा ये नहीं पता, लेकिन पक्का पूछेगा। और ध्यान रखना ये 200 किलोमीटर जो हुआ है ये सिर्फ वो ओवरलोडिंग इनवॉइस होता ना, जिसमें ओवर डायमेंशनल, उसको पे कोई चेंज नहीं है, वो वैसे ही है 25 किलोमीटर। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल को 100 किलोमीटर पर डे से घटा के 200 किलोमीटर पर डे कर दिया, रीड माई लैंग्वेज, घटा के। SSC को नुकसान है, क्लियर कर दिया। पहले 700 किलोमीटर गुड्स ले जाने था तो ई-वे बिल 7 दिन के लिए वैलिड रहता था, अब से 4 दिन रहेगा। आई होप एकदम क्लियर। ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरी टाइम बच गई यहाँ पे, कि
138E blocks the e-way bill generation facility of a person paying tax under a regular scheme if he has not furnished the return for a 2 consecutive month. पहले ये था, अब उसको 2 consecutive month को हटा के 2 consecutive tax period कर दिया, क्योंकि कुछ लोग क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं तो उनके लिए मंथ एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो यदि वो 2 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं भरते हैं तो उनका ई-वे बिल जनरेट करना ब्लॉक हो जाएगा। A new clause D has been added to 138E to block the e-way bill generation facility of a person whose registration has been suspended. तो दो अलग अलग अमेंडमेंट है। एक ये हो गया जिन्होंने अपना 2 लास्ट टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं भरा तो ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, और एक हो गया जिनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है उनका ई-वे बिल ब्लॉक हो गया। मतलब सस्पेंशन मतलब धंधा चौपट। ये पॉइंट मैं पहले बोल चुका था, ये पॉइंट नया आया, ये पहले भी था, ये 2 मंथ्स पहले भी था, अब इसको 2 टैक्स पीरियड कर दिया। हाँ, मतलब कंपोजिट स्कीम वाले 2 साल तक रिटर्न नहीं भरेंगे तो ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। QRMP वाले 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरेंगे तो ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, और उनको छोड़ के बाद बाकी लोग 2 महीने तक रिटर्न नहीं भरेंगे तो ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। उसके पहले सस्पेंड हो जाएगा सर। रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है तो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। ठाकुर समझो, where the GST registration of a taxable person has been suspended, neither the taxpayer nor the recipient nor his transporter will be able to generate e-way bill. समझे? और दूसरी बात, 2 टैक्स पीरियड से रिटर्न नहीं भरा तो ई-वे बिल नहीं कर पाओगे। QRMP बोलूं कि सबको क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर है तो बोल दो, मैं बोल देता हूँ लगातार, मेरे क्या है, सच घर जाना खाना खाना है। अरे छोटे लोग, QRMP बहुत वाइटल है, मतलब बहुत वाइटल है, आपको ढंग से पढ़ते जाना चाहिए। QRMP IFF क्योंकि मार्केट में यही चल रहा है यार, फिर भी देख लो। हाँ, बहुत समरी में फटाफट बोलता हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऑप्ट करो। दूसरा, उनको पर एप्लीकेबल है जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ तक है, एग्रीगेट टर्नओवर। और एग्रीगेट टर्नओवर इसका निकालने का तरीका कुछ नहीं है, इसमें यह बोला जाता है कि आपके रिटर्न में आपने जो टर्नओवर बोला ना, हम वही मानेंगे। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात है तो ऑब्वियसली आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अपना रिटर्न भर दिया है तो वो हमारे पोर्टल पे नज़र ही आ रहा है। हम बस उस पोर्टल में जाएंगे, अपना GSTN डालेंगे, 5 करोड़ के अंदर का टर्नओवर दिखा रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर QRMP। 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर दिखा रहा है तो आप QRMP नहीं कर पाओगे। वैसे भी समझो, QRMP ऑप्ट कैसे करोगे? पोर्टल पे जाके क्लिक करना है, QRMP ऑप्टेड क्लिक, वो क्लिक का ऑप्शन ही ऑन नहीं होगा। यदि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा दिखाया हुआ है तो क्लिक कहाँ से करोगे? तो ये तो खाली किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकली तो QRMP ऑन होगा कि नहीं होगा, आप अपना जाके पोर्टल चेक कर लो, मालूम पड़ जाएगा। ओके, QRMP वाले को GSTR1 और GSTR3 भी दोनों ही क्वार्टरली भरना है, ठीक है, और लेकिन पेमेंट मंथली करना है। ये सारी बातें अपने को पहले से ही पता था। QRMP में खास बात यह है कि GSTN वाइज आप अपना वेरी कर सकते हो, यानी आपकी कुछ ब्रांचेस QRMP ऑप्ट कर रखी है और कुछ ब्रांचेस मंथली देना चाहती है। ओके, दैट इज ओके, वी आर ओके विथ इट। कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस बड़ी काम की बात है बच्चों, ध्यान से देखना, एग्जाम इसी में फंसाता है कि QRMP स्कीम आपको रिटर्न भर देना चाहिए, लास्ट रिटर्न। मतलब आपका यदि कोई भी रिटर्न ड्यू है, आपने अभी तक नहीं भरा, आउटस्टैंडिंग है रिटर्न भरना, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर QRMP। मतलब जिस दिन आप ऑप्ट करने जा रहे हो उस दिन आप बोलेंगे भैया जी देखो इतना तो नहीं पता, बस इतना पूछ रहे हैं, कोई रिटर्न पेंडिंग तो नहीं है ना? यदि है तो QRMP नहीं मिलेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे दो समझाया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए QRMP लेने की सोच रहे हो, ठीक है, 28 अक्टूबर तो ये आपने सोचा है कि हम QRMP में जाएंगे, देन एश्योर करो कि सितंबर का रिटर्न भरना हो गया है। क्यों? क्योंकि सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट कब है? 20। आप तो 28 को सोच रहे हो तो भर दो,
सितंबर का रिटर्न भरा हुआ है तो क्यूआरएमपी मिलेगा। अब सपोज अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए क्यूआरएमपी लेने की सोच रहे हो ऑन 8 अक्टूबर, तो अश्योर करो कि अगस्त महीने का रिटर्न भरा हुआ है, क्योंकि सितंबर का तो ड्यू ही नहीं हुआ अभी तक। पता? बस बहुत बहुत अच्छा लिखा है। आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आप एकदम ऑफ ट्रैक हो। मैनवर ऑफ एक्सरसाइज इन ऑप्शन, आप ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब मेरे को क्यूआरएमपी लेना है, या आप कब जा सकते हो क्यूआरएमपी में। तो भैया सीधा ये पढ़ लो, बहुत सिंपल सी बात है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए क्यूआरएमपी लेने की सोच रहे हो तो आपके पास टाइम लिमिट है पिछले क्वार्टर का सेकेंड मंथ और करेंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ। यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए क्यूआरएमपी लेने की सोच रहे हो तो पिछला क्वार्टर कौन सा हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त पिछले क्वार्टर का सेकेंड मंथ, तो अगस्त फर्स्ट अगस्त से लेके इस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ 30 नवंबर, तो आपको फर्स्ट अगस्त से लेके 31 अक्टूबर, सॉरी फर्स्ट अगस्त से लेके 31 अक्टूबर के बीच में देना पड़ेगा। ये दिया भाई, हाँ ये दिया ना। फर्स्ट अगस्त से लेके 31 अक्टूबर के बीच में आप कभी भी इसे ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और फैसिलिटी ऑप्ट आउट करने का भी यही टाइम लिमिट है। नहीं नहीं यार, चेहरा तो नहीं बता रहा तुम्हारा, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। आपको क्यूआरएमपी ऑप्ट करना है, हाँ जी, तो पहले अपना क्वार्टर बताओ, कौन से क्वार्टर में आपको ये ऑप्ट करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसलिए पिछले क्वार्टर का भी नाम लिख दो, इसलिए पिछले क्वार्टर का नाम भी लिख दो सर, ओके। इसलिए पिछले क्वार्टर का नाम हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये टाइम लिमिट है। इस टाइम लिमिट के अंदर आप क्यूआरएमपी कभी भी ऑप्ट कर सकते हो और कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। ये पिक्टोरियल ठीक है। इस टाइम लिमिट के अंदर 2 महीना पहले और 1 महीना इस क्वार्टर का, इस टाइम लिमिट के अंदर कभी भी क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद कहाँ से ऑप्ट करोगे, अक्टूबर महीने का रिटर्न का ड्यू डेट आ गया अब, ठीक है। अब क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं हो पाएगा इस टाइम लिमिट के अंदर, और 2 महीने पहले से सोच लो कि हम तो भैया क्यूआरएमपी में जाने का सोच लिया है, ठीक है ना। आप 4 अक्टूबर को ऑप्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 8 अगस्त को ऑप्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जून में ही ऑप्ट कर लोगे, सॉरी जुलाई में ऑप्ट कर लोगे, सपोज यू हैव डिसाइडेड मैं यहीं पे ऑप्ट कर ले रहा हूँ, तो भैया फिर इस क्वार्टर में करोगे कि उस क्वार्टर में करोगे, हम कंफ्यूज है। इसलिए कंफ्यूजन हटाने के लिए अभी आपको ऑप्ट करने नहीं मिलेगा, आप यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कभी भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए ऑप्ट कर सकते हो। बात क्लियर? ये एग्जाम में पता नहीं क्यों पूछता है, ले पूछता है। क्यूआरएमपी ऑप्टेड, मैंने क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लिया और मेरा टर्नओवर इस साल 5 करोड़ से ऊपर हो गया, तो अब मेरे को क्यूआरएमपी से हटना पड़ेगा। कब? आई रिपीट माई क्वेश्चन, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर था 4 करोड़, मैंने इस साल क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लिया। इस साल 17 अक्टूबर को मेरे को मालूम पड़ा मेरा टर्नओवर हो गया 6 करोड़, मतलब 5 करोड़ 2 लाख, तो अब मैं क्यूआरएमपी से आउट हूँ। तो मेरे को कब से मंथली रिटर्न भरना है बस बता दो। आई रिपीट माई क्वेश्चन, आई ऑप्टेड क्यूआरएमपी, 17 अक्टूबर को मेरा टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर गया। I know very well कि now I am not eligible for QRMP. My question is from when I am to file monthly return? Option 1, October itself. Option 2, November onwards. Option next, December onwards, January onwards. अच्छा हुआ क्वेश्चन अपना आ गया, आंसर इज जनवरी onwards. QRMP opted that QRMP opted एंड 15 अक्टूबर 21 को 15 अक्टूबर 2021 को टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर गया। देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर भूल जाओ, जनवरी 22 का रिटर्न मंथली भरना होगा। जिस क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाता है उस क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी में ही हो। एकदम हपजाड़ मत हो जाओ, आराम से रहो। अगले क्वार्टर का पहला महीना मंथली जाएगा, अगले क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी में नहीं हो।
तो अगले क्वार्टर से क्यूआरएमपी में भी नहीं है, मतलब अगला क्वार्टर का पहला रिटर्न ही मंथली जाएगा। हाँ, हाथों हाथ नहीं आ सकता आदमी क्यूआरएमपी से मंथली, क्योंकि वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया है, सिस्टम डेवलप नहीं किया है। तो लो बोल रहे टेक योर टाइम, इस क्वार्टर आप रिलैक्स हो, अगले क्वार्टर से आपको रिटर्न भरना है मंथली। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो आप क्वार्टरली रिटर्न भरोगे। टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हुआ है ना, तो बहुत आफत तफरी तो नहीं हुई ना। आप इस क्वार्टर भी क्वार्टरली रिटर्न भरिए। अब आप समझ लीजिए जनवरी से आपको रिटर्न मंथली भरना है, पक्का। लॉ देख ले, कंफ्यूजन है तो। इन केस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस 5 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर इन अ फाइनेंशियल ईयर, he shall not be eligible for furnishing of return on quarterly basis from first month of the succeeding quarter. ये सब टेंशन देता है, ये एग्जाम्पल से क्लियर होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल डाला। और ये लॉ इंस्टीट्यूट का लॉ है, हाँ, मेरा नहीं है। और इंस्टीट्यूट भी कहीं से नहीं लाया, वो भी कहीं से लाया, ठीक है। आईएफएफ मैंडेटरी नहीं है, आई होप सभी को पता है, फिर भी बता दूं। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपने इनवॉइस की डिटेल डाल सकते हो। क्यूआरएमपी लाने के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हो रही है कि देश के कुछ लोग क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं और देश के कुछ लोग मंथली रिटर्न भरते हैं। जो मंथली रिटर्न भरते हैं उनको टॉर्चर हो गया, क्योंकि क्वार्टरली वालों से जब माल खरीदते हैं तो वो तो GSTR 1 3 महीने बाद भरेंगे, तो मेरे GSTR 2A में 3 महीने बाद आएगा, तो मेरे GSTR 2A में 3 महीने बाद आएगा, तो मेरा 2 महीना 3 महीना तक क्रेडिट मेरे को मिल नहीं रहा है, वो डेफर हो रहा है। मेरे को इरिटेशन हो रही है, मेरी आईटीसी डेफर क्यों हो रही है, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सभी ये चाह रहे हैं मेरा आईटीसी इस महीने का इसी महीने मिले। वो क्यूआरएमपी ऑप्ट किया तो मैं क्या करूं, मैंने तो मंथली ऑप्ट किया हुआ है। तो लॉ बोल रहा है भैया जब तक वो रिटर्न नहीं भरेगा तो आपको हम आईटीसी कैसे दे। तो मिडवे सोल्यूशन लाया गया कि जो क्यूआरएमपी ऑप्ट करते हैं वो आईएफएफ में अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो। आईएफएफ इज नथिंग बट अ पोर्टल जिसमें आप अपनी कोई भी इन्वॉइस की डिटेल डाल सकते हो। आप अपने B2B इन्वॉइस की डिटेल डाल सकते हो, B2C नहीं जाएगा। B2B या उससे रिलेटेड डेबिट नोट की इंफॉर्मेशन डाल दो, तो वो सामने वाले के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो GSTR 2A में इंफॉर्मेशन दो जगह से आती है, GSTR 1 से और एक IFF से। अब जो आपने इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल दिया है, पोर्टल में इंफॉर्मेशन डाल दिया, वो आपको GSTR 1 में दोबारा नहीं डालना पड़ेगा। IFF से आपके GSTR 1 में वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। कहीं पे लैक हो तो बता दो, सब क्लियर। IFF is not mandatory but an optional facility. Registered person using IFF can upload the B2B invoice or its debit note detail up to 50 lakh. This is important. आप 50 लाख से ज़्यादा की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं डाल सकते। यदि सारे इन्वॉइस IFF में डालना है तो भाई QRMP से हटना, फिर QRMP लेके क्यों बैठे। जब सारी इंफॉर्मेशन डालने का शौक ही है तुझे तो फिर GSTR 1 में डाल दे, खत्म कर बात। फिर तुझे चाहिए नहीं इंफॉर्मेशन IFF वाला। ये बड़ा काम क्या है, शॉर्ट में हो जाएगा। IFF पोर्टल में इनवॉइस अपलोड करने की फैसिलिटी दी गई है जिससे QRMP वालों को बायर को ITC ले पाए, QRMP वाले के बायर ITC ले पाए। IFF में इनवॉइस से डिटेल्स देना ऑप्शनल है। इसमें से B2B इनवॉइस और उससे रिलेटेड डेबिट नोट की इंफॉर्मेशन जा सकती है अगले महीने की 13 तारीख से लेके इस महीने की 13 तारीख तक। 13 से 13 में इंफॉर्मेशन जाती है इसमें, ठीक है। मैक्सिमम 50 लाख पर मंथ तक। किसी क्वार्टर के पहले 2 महीने की इनवॉइस IFF में दे सकते हैं एंड थर्ड मंथ की डिटेल तो GSTR 1 में चली जाएगी। IFF में डिटेल्स दे दिया तो GSTR 1 में वो इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, फिर से नहीं देना होगा। IFF इतना व्हाट्सएप में तो कभी नहीं आया होगा, नहीं। व्हाट इज IFF, ले व्हाट्सएप करता है, ओके। आपको GSTR 1 भरने के लिए हम लोग मना कर देंगे। सुन लो, यदि आपने GSTR 3B नहीं भरा तो, मतलब बड़े चंटे इंसान हो, GSTR 1 भर देते हो और GSTR 3B नहीं भरते, हाँ। तो यदि आपने
2 महीने से GSTR 3 भी नहीं भरा ना, तो तुम्हारा GSTR 1 हम ब्लॉक कर देंगे। ई वे बिल ब्लॉक होगा वो अलग है। 2 महीने से रिटर्न नहीं भरा तो 2 महीने से 3 भी नहीं भरा तो फिर GSTR 1 ब्लॉक। देखो तुमसे माल कौन खरीदता है, ठीक है। QRMP वाले 1 क्वार्टर का भी रिटर्न नहीं भरे तो GSTR 1 ब्लॉक। 3 महीने में 1 रिटर्न भरना, वो भी नहीं भर रहे हो, ब्लॉक। और जो 86B में फॉल करते हैं, यानी जिनको 99% ITC से देना है, 1% कैश से देना है, वो 1 महीने का भी ब्लॉक करते हैं ना, मतलब 1 महीने का भी GSTR 3 भी नहीं भरेंगे तो GSTR 1 ब्लॉक। ये पहली बार हुआ जब GSTR 1 रिटर्न भरना ब्लॉक कर दिया। GSTR 1 तो मेन रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आती है, कुछ नहीं। टैक्स हमें 3B से मिलता है, 3B भरो तुम। 1 से तो तुम्हारे बायर को ITC मिलती है, 3B से हमें टैक्स मिलता है। तुम 1 भरे जा रहे, 3B नहीं भर रहा है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो अभी तक 27-28 महीने का रिटर्न पेंडिंग रखे हुए हैं। मतलब नहीं भर रहे, क्या है वह, क्यों नहीं भर रहे भैया, इतना दिन हो गया रिटर्न नहीं भरो। अरे मेरा वो मई 2018 में झमेला चल रहा है। हाँ तो मई 2018 में क्या झमेला चल रहा है, मेरे अनुसार इतना होता, वो बोल रहा है इतना होता, तो हम नहीं भरे यार। तो जब तक मई का नहीं भरा तब तक जून का भरने नहीं मिल रहा है, तो जब तक मेरा मई का सेटलमेंट नहीं होता हम नहीं भरेंगे। तो डिपार्टमेंट तुम्हारा ई-वे बिल ब्लॉक करेगा, डिपार्टमेंट तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करेगा, डिपार्टमेंट तुम्हारा GSTR 1 ब्लॉक करेगा, डिपार्टमेंट तुम्हें टोटली बंद कर देगा, दुकान पे ताला। फिर तुम अनरजिस्टर्ड बंदे की तरह जियो। GSTR 1 या IFF में इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड करने नहीं मिलेगा यदि आपने GSTR 3 भी नहीं भरा। QRMP वालों ने लास्ट क्वार्टर का, 86B वालों ने 1 महीने का लास्ट टैक्स पीरियड का, और रेस्ट वालों ने यदि प्रेसिडेंट 2 मंथ्स का रिटर्न नहीं भरा तो। हाँ देखो ये जो अमेंडमेंट के नोट्स मैंने बनाया है ना इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा मसाला देके, वो सिर्फ तुम्हें यही बताने के लिए कि देखो ऐसे थ्योरी पेपर पढ़ा जाता है। तुम्हें भी मालूम है कि ये जो डब्बा है लाल, ये जो 2 लोग हैं कितने अच्छे हैं ये लोग, ये है तो अपना बेड़ा पार है। तुम्हें भी पता है कि ये पूरा अमेंडमेंट नोट्स तुम हार्डली 15 मिनट में पूरा पढ़ लेगा, क्योंकि तुम सिर्फ ये सर्च कर करके पढ़ने वाला है। तो वही तुम्हें एग्जाम हॉल में करना है, अपना सॉर्ट बनाते जाना है। GSTR 2A और GSTR 2B में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से समझ लेना। कोई कॉन्सेप्चुअल एरर है तो दोबारा बोल दो, दोबारा बोल दूंगा, लेकिन ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2A और 2B बेसिक बात यही है कि वो डायनेमिक है, स्टैटिक है, वो रियल टाइम बेसिस है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। GSTR 3 भी भरने की टाइम लिमिट को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, तो एक छोटा सा ये टेबल देख लो, काम खत्म। वो ये तो QRMP का है, ओहो QRMP में GSTR 3 भी कब भरा जाता है देख लो। कुछ लोग 22 को भरते हैं, कुछ लोग 24 को भरते हैं। ये स्टेट वाले 22 को भरेंगे, ये स्टेट वाले 24 को भरेंगे। तो स्टूडेंट बोलते हैं हमें क्या स्टेट का नाम याद रखना पड़ेगा, मैंने बोला नहीं। बोला तो फिर 22 और 24 पूछेगा नहीं, पूछेगा तो सर स्टेट वाइज याद रखना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस से याद रखना पड़ेगा। ये है साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो साउथ वेस्ट इंडिया के लिए 22 और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए 24। डिमार्केशन गुजरात और राजस्थान समझ लेना, राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट टान दो तो उन सब के लिए 22, और गुजरात से साउथ वेस्ट टान दो तो सब हो गया 24। एग्जाम में बॉर्डर लाइन वाला नहीं पूछेगा, बताओ मध्य प्रदेश का क्या होगा, बॉर्डर लाइन नहीं पूछेगा। लेकिन एग्जाम में ये तो पूछेगा ना वेस्ट बंगाल बताओ, अब इतना भी नहीं पता, या हिमाचल बताओ, या जम्मू बताओ। अब आपको इतना दिमाग में रखना था, कम से कम इतना तो कॉन्सेप्चुअली समझते रखना था कि जम्मू, हिमाचल, बंगाल इन सब के लिए 22 है। अरे ठीक है, साउथ वेस्ट के लिए 22 है, तो जम्मू हिमाचल वालों के लिए 24 है, ठीक है, ओके, और साउथ वेस्ट वालों के लिए 22 है, ओके। तो भैया मध्य प्रदेश कहाँ है इसे बता तो दे यार। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तो उधर दिया साउथ वेस्ट में, और मध्य प्रदेश कहाँ दिया था क्या इधर,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है भैया। तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिमाग में रख लेना, राइट। दो महीने का आपको रिटर्न भले आपको क्यूआरएमपी में क्वार्टरली भरना है, लेकिन टैक्स तो मंथली देना है। तो टैक्स मंथली कब तक देना है? तो आंसर इज 25 तारीख तक। इसमें 22-24 साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं है, सबको 25, ठीक है। 25 तारीख को आप अपना पोर्टल से पेमेंट इनवॉइस, पेमेंट चालान जनरेट करिए PMT6, और PMT6 से आप अपना टैक्स दे दीजिए। कैसे पे करेंगे? आई होप आपको पता है, फिर भी बोलूँ। फिक्स सम मेथड है जिसमें आप अपना लास्ट क्वार्टर में जितना आपने ई कैश लेजर से पेमेंट किया था उसका फर्स्ट मंथ 35%, सेकेंड मंथ 35%, और थर्ड मंथ में एक्चुअल बेसिस पे निकाल के डिफरेंस भर दीजिए। हाँ, और यदि आप सेल्फ असेसमेंट करते हो तो आप अपना मनी मंथ कैलकुलेशन करिए। मतलब मनी मंथ इन द सेंस आपको बताना नहीं है किसी को। आप अपना इस महीने का कितना टैक्स होता है निकालिए, जमा कर दीजिए। अगले महीने का कितना टैक्स होता है निकालिए, जमा कर दीजिए। थर्ड महीने में रिटर्न भरिएगा और जमा कर दीजिएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कि आपका मनी मंथ जो आपने कैलकुलेशन किया वो कहीं आपने शॉर्ट तो नहीं कर लिया। यदि शॉर्ट किया तो हम आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे 18%। आज की डेट में 6.5% में हाउसिंग लोन मिलता है, तो 18% इंटरेस्ट नहीं, पेनल्टी लगता है। तो 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कोई ज़माने में 18% ठीक था, कोरोना के बाद 18% बहुत बुरा है, बहुत बुरा पेनल्टी है। इसको रिड्यूस ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोरोना में दुनिया जहान का रिलैक्सेशन लाया कि रिटर्न तब भर देना, बाद में भर देना। 18 तो 12 नहीं कर रहे हैं, एकदम जस्टिफाइड 18 तो 12 करना। 18 पेनल्टी आज की डेट में, 18% इंटरेस्ट। कैन यू इमेजिन फॉर ए ईयर? मतलब म्यूचुअल फंड भी अब 18 नहीं देता, 18% इंटरेस्ट चाहिए इनको और खुद देंगे 6%। फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाई ऑप्टिंग फिक्स सम मेथड, ये इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं। यदि आपने 35% दे दिया ना, लास्ट क्वार्टर में आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया था, तो लास्ट क्वार्टर का क्यूआरएमपी के हिसाब से आपने 35% दे दिया, तो आपको ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, भले ही फिर आपका टैक्स ज़्यादा भी क्यों ना हो जाए। लेकिन यदि आपने सेल्फ असेसमेंट किया है और आपने कम दे दिया तो फिर आपको ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। यदि आप रिटर्न लेट भरते हो तो आपको ऊपर लेट फीस है, लेकिन यदि आप टैक्स लेट पेमेंट करते हो तो लेट फीस नहीं है, इंटरेस्ट है। रिटर्न लेट भरने पे लेट फीस और टैक्स लेट पे करने पर इंटरेस्ट। ये मैंने एक ब्लैंक छोड़ा है, लर्न टू मेक अ समरी मेक योरसेल्फ। सिर्फ एक ही ब्लैंक छोड़ा है, 2 ब्लैंक छोड़ा होगा बस। तो ये मेरे को बोरिंग भी लगा कि क्या 35% भरे। GSTR 1 की मैंने QRMP बहुत समरी में बोला, काफ़ी कुछ काट दिया, एग्जाम्पल नहीं दिया। मुझे लगता है QRMP आप लोग सभी कर लिए होंगे, ठीक है। लगता है नहीं चलेगा तो मेरा QRMP का नोट्स मान लेना, व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग GSTR 1, तो भैया जो QRMP ऑप्ट किया वो 13 तारीख को भरते हैं। 3B भरने की 2 टाइम लिमिट है, 22 और 24। 1 भरने की एक ही टाइम लिमिट है, 13 तारीख, जो QRMP ऑप्ट किए हुए। ध्यान रखना, QRMP वाले GSTR 1 भरेंगे क्वार्टर एंड के बाद 13 तारीख को, और GSTR 3 भी भरेंगे 22 तारीख या फिर 24 तारीख को। और जो QRMP ऑप्ट नहीं किया वो 11 को अपना GSTR 1 भरेंगे। हाँ, इसलिए GSTR 2 भी 14 तारीख को जनरेट होता है, क्योंकि तब तक एक और GSTR 1 सभी लोग भर देते, 11 वाले भी और 13 वाले भी, तो 14 को जनरेट हो जाता है, 14 तारीख को सुबह सुबह। अब मैं आ गया रिफंड में। रिफंड CA इंटर के सिलेबस में नहीं है, बात बाकी सबके सिलेबस में है। रिफंड में है हम लोग, ठीक है। एक बार पूरा रिवाइंड करें, अभी तक जितना किया। कितना मिनट लगेगा? सब बहुत टाइम लग जाए, 5 मिनट जड़ी देख लो भले। तुम स्टॉप वॉच लगाना है स्टॉप वॉच लगा दो, कुछ भी करना ला दो। मोबाइल रिकॉर्ड करना है तो मोबाइल रिकॉर्ड मार दो, कुछ करना है कर लो। 5 मिनट में मैं सारा सुना दूंगा। मैं शुरू से ही बोला 45 मिनट का काम है, तुम माने नहीं। शुरू करें? ऑडियो रिकॉर्ड ऑन है क्या? ऑडियो रिकॉर्ड ऑन कर लो, 5 मिनट में कोई चीज मिल रही है, खत्म यार, सबसे बड़ा। और मैं कोई रिहर्स भी नहीं करता, मुझे मालूम है 5 मिनट का ही काम है।
ठीक, ऑन। इस साल जीएसटी में जितने अमेंडमेंट आए हैं उसका एक बहुत ही समरी ऑडियो बन रहा है ये। पहला अमेंडमेंट ये है कि आईटीसी जितना जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्टेड है उसका अब आप सिर्फ 5% और क्लेम कर सकते हैं। 2A में भी जो एलिजिबल 2A है, सपोज आपके 2A में कुछ 17.5 वाले एलिमेंट भी है तो उसको हटाओ भैया। सपोज 2A में 50 लाख और 17.5 में ब्लॉक है 5 लाख, तो 45 लाख का 5% आप और क्लेम कर सकते हो, वो भी तब जब आपके और बनता है, राइट। दूसरा अमेंडमेंट है रूल 86B, जिसमें बोला हुआ है कि किसी भी मंथ की यदि आपकी टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई 50 लाख से ज़्यादा हो जाए तो आपको उस महीने एटलीस्ट 1% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी ई कैश लेजर से देना पड़ेगा। इस प्रोविजन से कुछ लोगों को छूट दे दी गई है और वो लोग हैं, नंबर 1 कमिश्नर जिनको चाहे छूट दे दे, दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, या जिनका लास्ट ईयर रिफंड 8 लाख से ज़्यादा था ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी, या फिर जिनका इनकम टैक्स का पेमेंट 2 फाइनेंशियल ईयर से, जिनका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न हो चुका है 2 फाइनेंशियल ईयर में, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर 8 लाख से ज़्यादा था, एसएससी खुद का या उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का या उसके कर्ता का या उसके किसी भी 2 पार्टनर का, किसी भी 2 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर का, किसी भी 2 ट्रस्टीज का या किसी भी 2 होल टाइम डायरेक्टर का। इसके अलावा जो लोग अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी क्यूमुलेटिवली कंसिडरिंग दिस मंथ ऑल्सो 1% टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, उनको पर ये 1% टैक्स ऑलरेडी ई कैश से दे रहे हैं, उनको पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आधार नंबर, आधार ऑथेंटिफिकेशन मैंडेटरी है सिवाय इन लोगों को। ये नाम नए ऐड हुए हैं, नया आया है लिस्ट। पहला जो इंडियन सिटीजन नहीं है, दूसरा जो यूआईएन होल्डर है, और 4 आपके फेवरेट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, पीएसयू, स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकल अथॉरिटी, इनको आधार से वेरीफाई नहीं करा, ऑथेंटिकेट नहीं कराना। रिवाइज टाइम लिमिट रजिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट पहले 3 दिन में रजिस्ट्रेशन देने का वायदा किया था, अब वो 7 वर्किंग डेज में शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट 7 वर्किंग डेज में या तो आपको रजिस्ट्रेशन देगा या फिर नोटिस देगा फॉर डेफिशिएंसी इन योर एप्लीकेशन। जिन लोगों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको पहले 60 दिन में रजिस्ट्रेशन मिलता था आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ मैसेज, वो टाइम लिमिट अब 30 दिन हो गई है, और 30 दिन में डिपार्टमेंट या तो उनको रजिस्ट्रेशन देगा या फिर उनको चिट्ठी देगा, नोटिस देगा रिगार्डिंग डेफिशिएंसी इन देयर एप्लीकेशन। यदि 7 दिन या 30 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तो यू आर डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, चिट्ठी नहीं आती, तो यू आर डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड। जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 3B का मिसमैच अब भारी पड़ेगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B मिसमैच कर रहे हैं, या आपने रूल 86B को वायलेट कर दिया, या आपने आईटीसी फॉल्स ले लिया, वायलेटिंग द कंडीशंस आपने आईटीसी ले लिया, तो अब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के पहले डिपार्टमेंट आपको पहले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता था, परंतु अब डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए यदि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। यदि आपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में एक सब्सटेंशियल मिसमैच रखा हुआ है, या फिर आपने आईटीसी जीएसटीआर 2A से सिग्निफिकेंट अमाउंट से ज़्यादा ले रखी है, तो डिपार्टमेंट सीधा आपको एक सो कॉज नोटिस देगा कि भैया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करूं, और 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना रहेगा। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला, सीधा सो कॉज नोटिस मिला। सस्पेंडेड पीरियड में यदि डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है तो आपको उस सस्पेंडेड पीरियड में कोई रिफंड नहीं मिलेगा और आपको कोई ई वे बिल जनरेट करने भी नहीं मिलेगा। सस्पेंशन पीरियड पहले नियम ये था कि डिपार्टमेंट कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद आपका सस्पेंशन अपने आप ही ऑटो रिमूव हो जाता था। अब ये हो गया कि प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है, उसके बीच में भी प्रॉपर ऑफिसर को लगे कि यही उचित है तो वो आपका सस्पेंशन रिवोक कर सकता है। ई इनवॉइसिंग पहले
500 करोड़ फिर 100 करोड़ के ऊपर वालों के लिए मैंडेटरी थी। अब नियम ये हो गया कि 2017-18 से लेके अभी तक कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए ई वे बिल मैंडेटरी है, सॉरी ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी है। टू बी नोटेड, ई इन्वॉइसिंग से B2B में होता है, B2C के लिए ई इन्वॉइसिंग दरकार नहीं है। डायनेमिक QR कोड उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जिनका 2017-18 से लेके अभी तक कभी भी 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हुआ, लेकिन इन लोगों को डायनेमिक QR कोड से छूट है। कौन कौन? जिनका सिनेमेटोग्राफी का बिजनेस है, OIDRS का एक्टिविटी है, या बैंकिंग बिजनेस है, NBFC बिजनेस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या इंश्योरेंस है, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, या ZTA सर्विस है। QR कोड एक्सपोर्ट में, डायनेमिक QR कोड एक्सपोर्ट के इन्वॉइस पे नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का इन्वॉइस B2B इन्वॉइस की तरह ट्रीट होता है। यदि आत्मा डायनेमिक QR कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक अ डिजिटल पेमेंट, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। तो यदि आपने डिजिटल डिस्प्ले कर दिया है रिगार्डिंग योर डायनेमिक QR कोड और लोग उस डिजिटल डिस्प्ले को यूज करके आपको पेमेंट करते हैं, तो फिर डायनेमिक QR कोड क्यों चाहिए ऑन द इनवॉइस? वैसे ही यदि आपने डायनेमिक QR कोड के डिस्प्ले की फैसिलिटी अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में लगाई हुई है, लेकिन फिर भी लोग कैश में पेमेंट करते हैं, तो चलेगा कि आपने डायनेमिक QR कोड इनवॉइस में नहीं दिया है, बट एक काम कर देना कि इनवॉइस से पेमेंट और पेमेंट की डेट को क्रॉस रेफर कर देना। देयर मस्ट बी a cross reference of the amount paid in cash along with the date of such payment on the invoice। ये सप्लायर का ड्यूटी है। यदि आपके प्रीमाइसेस पे डायनेमिक QR कोड की डिस्प्ले फैसिलिटी भी नहीं है, परंतु ई पेमेंट की फैसिलिटी है, और आप इनवॉइस से ई पेमेंट को क्रॉस रेफर कर देते हो, डेट ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट, तो फिर डायनेमिक QR कोड नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। यदि आपके यहाँ प्रीपेड इनवॉइस होते हैं, मतलब इनवॉइस जनरेट होने के पहले पेमेंट हो जाता है और उस पेमेंट की सारी डिटेल आप इनवॉइस पे छाप देते हो, तो भले ही आपने डायनेमिक QR कोड की फैसिलिटी नहीं दी है तब भी चलेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से डील करते हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डायनेमिक QR कोड फॉलो करता है, परंतु सप्लायर डायनेमिक QR कोड फैसिलिटी फॉलो नहीं करता, तब भी चलेगा, प्रोवाइडेड इनवॉइस पे पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस हो। ई वे बिल की वैलिडिटी पीरियड पहले हर 100 किलोमीटर पे 1 दिन थी, अब वो हर 200 किलोमीटर पे ई वे बिल की वैलिडिटी 1 दिन हो गई है। और पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द 200 किलोमीटर विल बी ट्रीटेड एज 200 किलोमीटर, और जो ओवर डायमेंशनल कार्गो था उसमें कोई चेंज नहीं आया है। इससे ई वे बिल की वैलिडिटी पीरियड लिटरली कम हो गई। ई वे बिल आपका जनरेट करने की फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी यदि आप सस्पेंशन पीरियड में हो या फिर आपने प्रेसिडेंट 2 टैक्स पीरियड में, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट 2 टैक्स पीरियड में आपने रिटर्न नहीं भरा। ठीक है। QRMP मैं इस 2 मिनट के रिकैप में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि QRMP पूरा का पूरा ही अमेंडमेंट है, वो चैप्टर आपको ढंग से पढ़ना ही चाहिए। GSTR 2A और GSTR 2B में क्या डिफरेंस है? कोई अमेंडमेंट तो नहीं है, परंतु ये हॉट केक है, मार्केट में बिक रही है भैया। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न GSTR 3B की, सॉरी GSTR 1 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो QRMP फॉलो करते हैं उनके लिए 13 तारीख, और जो QRMP ऑप्ट नहीं करते हैं उनके लिए 11 तारीख है। रिफंड को छोड़ के जितने अमेंडमेंट थे मैंने बोले। देख भाई कितना मिनट हुआ? चलता है ना यार। सबसे अच्छी बात क्या थी ना, फोकस थे, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैं कभी नहीं बोलता कि 5 मिनट मतलब 5 मिनट ही होगा। हम लोग तो महाभारत के भीष्म पितामह नहीं है। बस हम लोग फोकस बढ़ाने के लिए अपने आप को टाइम बाउंडेशन में बांधते हैं। वो शुरुआत में वो ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ गया ना, वो कौन सा 10 दिन का 5 दिन नहीं, कुछ एक चीज़ मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी, वहाँ पे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। एनी हाउ, यहाँ तक क्लियर। अब रिफंड 5 मिनट और करो, फिर छुट्टी लेंगे। वो यार मेरे को ऐड किया तुम कर दिया, वाह। ये वाले नोट्स तुम्हारे इसमें डाल देते हैं। का ब्रेक ऑफ देते हैं, जब खाने में डिले हो ही गई है, जब ठंडा ही खाना मिलना है तब लोग आते हैं।
2 मिनट का और एक वीडियो गेम देता हूँ तुम्हें, 5 मिनट खेलते हैं यार। सर एमसी जीत लाएंगे। नहीं नहीं, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। भैया वो ग्रुप का नाम क्या है? CMA DT इंटर, नाम क्या है ग्रुप का नाम? भाई अमेंडमेंट ग्रुप। आपके ग्रुप में एक यूट्यूब का कोई वीडियो आया है, उसको आप क्लिक करिए और 6 मिनट के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए। 6 मिनट के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत चाटा है, लेकिन एक बात बढ़िया बोला भाई। बहुत इरिटेटिंग है लेकिन 6 मिनट 15 सेकंड के लिए आगे ले जाओ। आ जाए क्या ऐसा कुछ लिंक? 3 2 1 एंड गो। इसमें वीडियो गेम चल रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि बॉल कितनी बार जमीन पे टच हो रही है बताओ। बहुत प्यारा गेम है, खेलो। छह मिनट 32 सेकंड पे एग्जैक्टली गेम स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं। 6 मिनट 32 सेकंड भैया। उसमें यह बताना बॉल कितनी बार जमीन को टच की। हाँ बता दिया, बता दिया। ठीक है, घर जाते देख लेना। उसमें एक गेम है, ये बॉल जमीन को कितनी बार टच की फोकस करने के लिए दे रहा है। आंसर मोटा मोटी बता दिया, देखिए इसने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया था। उसके बाद उसने बताया कि जब बॉल जमीन को टच कर रही थी तो हमने बैक स्क्रीन कितनी बार चेंज किया ये बताइए। मैंने बोला मुझे तो नहीं लगा कि एक बार भी स्क्रीन चेंज हुआ, परंतु जब दोबारा वीडियो देखा तो स्क्रीन चेंज हुआ। सोच, इतनी बड़ी स्क्रीन में कलर चेंज हो गया, मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि ध्यान से बॉल पे था। तो दैट वाज द मैसेज ऑफ दिस वीडियो कि आप जब फोकस करते हो तो आपको कुछ बड़ी से बड़ी चीज़ भी नज़र नहीं आती, हैपनिंग नज़र नहीं आती। तो दैट इज सिंपली कि आप जब फोकस करेंगे तो उस रूम से टीवी का साउंड आ रहा है, घर में सब बीमार पड़े, कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब आप फोकस्ड हो। तो जस्ट वो यही बताना चाह रहा आपको। चलो फाइन, और एक तो यहाँ का सारा अमेंडमेंट आपको भेज दूँ। अमेंडमेंट की सीट तो बहुत ही होगी, लेकिन ये अमेंडमेंट अलग था। नहीं, क्या बोल रहे हैं? ये बात चेक कर लो, अमेंडमेंट तुम्हारे पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मेरी तरफ से गया। ठीक है, आ जाए सबके पास, आराम से पढ़ लेना। और सिर्फ वही वाला पढ़ना है, तो पूरा प्रिंट आउट निकालने की दरकार भी नहीं है, खाली चैट पढ़ लेना और क्या। रिफंड में इस साल एक ऐसा अमेंडमेंट आया जिसको मैं पढ़ा, उसके बाद 2 घंटे तक मेरा दिमाग काम नहीं किया कि हो क्या रहा है, समझ में नहीं आया। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है टैक्स में, लेकिन सालों में एक बार होता है। ये ऐसा ही अमेंडमेंट था जो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। पहले अपना अमेंडमेंट पढ़ते हैं, फिर देखते इसमें ऐसा क्या है कि समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ रिफंड के आ गया। अरे मैडम आ जाए, आप छोड़ दो, आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। कोई टैक्स का प्रोविज़न मेरे को 1 घंटा नचा दिया तो प्रोविज़न सुनने में मज़ा तो आएगा ही। लेट्स सी ऐसा क्या था। तो रिफंड का एक सिंपल है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको रिफंड मिलेगा। आप एक्सपोर्ट किए विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी तो आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा। आईटीसी का रिफंड कितना मिलेगा, इसको लेकर फॉर्मूला इन्होंने बनाया हुआ है। फॉर्मूला ये है कि जितना आपका टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस हुआ डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। तो सपोज अपना टोटल टर्नओवर है 500 करोड़,
आ जाओ आ जाओ, फोकस यार, पूरा क्लास में एक ही चीज सिखाया तुम वो भी नहीं कर रहा है। तो टोटल टर्नओवर सपोज अपना है 500 करोड़ और एक्सपोर्ट है सपोज अपना 300 करोड़, तो भैया 300 करोड़ एक्सपोर्ट कर दो, 200 करोड़ लोकल बेच दो, तो एक्सपोर्ट के लिए रिफंड मिलना चाहिए, तो 60% अपना आईटीसी का रिफंड ले लो। 300 डिवाइडेड बाई 500 इंटू आईटीसी। अमेंडमेंट, ये प्रोविजन पुराना था, अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया पहले वो पढ़ते हैं और उसके बाद दिमाग कहां खराब हो गया ये पढ़ेंगे। और इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ था तो और परेशान, इंस्टीट्यूट के मैट को पलटे तो फिर उसको पलटे, सभी पलटे, आया नहीं हाथ में। ये है भैया, ये वो लाइन है जो एकदम टॉर्चर कर दी, पूरा 1 घंटे खराब, ऐसा कुछ नहीं आता जीएसटी में। द टर्म टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स यूज्ड इन द अबव फॉर्मूला, यानी जीरो रेटेड सप्लाई में जो टर्नओवर है उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला हैड बीन रीडिफाइंड टू रिस्ट्रिक्ट द सेम to 1.5 times of the value of light goods domestically supplied by the same or similarly placed supplier as declared by the supplier via notification this. प्लीज इतना पढ़ो, मुझे समझाओ ये क्या दिया हुआ है। ये 4 लाइन में 1 घंटे तक नहीं इंटरप्रेट कर पाया। जवाब ही नहीं कर पाए तो हम लोग से क्यों करवा रहे हो? अरे 4 लाइन ही तो है, पढ़ लेना। The term turnover of zero rated supply of goods used in the above formula had been redefined. ये लाइन तो समझ में आ गई। To restrict the same to 1.5 time the value of light goods domestically supplied by the same or similarly placed supplier. बस यही तक, इससे बाद ये लाइन है ही नहीं, मतलब ये 3 लाइन, बस 3 लाइन में ये लाइन भी क्लियर है। अब ये 2 लाइन, कि फॉर्मूला बीन रीडिफाइंड टू रिस्ट्रिक्ट द सेम टू 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइट गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड, भले वो या कोई और। तो भाई लिटरल इंटरप्रिटेशन तो आपको भी आ गया कि डोमेस्टिक सप्लाई जितना होता है उसका 1.5 टाइम्स से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तुम तो यहाँ पे पढ़ के खुश हो, तुम्हें तो एग्जाम देना है, छापना है। और हमारी प्रॉब्लम ये थी, हमें तो बुरी बात, मतलब कोई हमारे लिए उल्टा ना बोल दे इसलिए बचना है। तो हमने बोला इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक सप्लाई सपोज मैं 60 करता हूँ तो मैं एक्सपोर्ट 90 कर सकता हूँ, बस उससे बेसी नहीं। यदि मैं डोमेस्टिक सप्लाई करता ही नहीं हूँ, सिर्फ एक्सपोर्ट, तो मेरे को रिफंड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका डोमेस्टिक सप्लाई 0 तो उसका 1.5 भी 0, तो आपका एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई भी 0, आपको रिफंड नहीं मिला। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम? ये तो हो नहीं सकता। अब ये नहीं हो सकता तो ये प्रोविजन क्या, इसको दोबारा पढ़े तब भी वही मतलब, दोबारा पढ़े तब भी वही मतलब, 4 बार पढ़े तब भी वही मतलब। नीचे का एग्जाम्पल दिया था, माई हैबिट इज मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, फिर सोल्यूशन दिमाग में निकाल के फिर सीधा आंसर वेरीफाई करता हूँ। वही किया हुआ, उसमें भी वही आंसर आ रहा है कि जो बोल रहा वही मतलब है। तो मैंने बोला यार मैं तो जीएसटी आना बंद हो गया अब, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बनाएगा जिससे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ये तो हो नहीं सकता। और ये जो बोल रहा है ये तो वही बोल रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि इनकी डिपार्टमेंट की सर्कुलर ड्राफ्टिंग में मिस्टेक हुई है और हमारे इंस्टीट्यूट ने वही सर्कुलर एज इट इज छाप दिया, हम लोग को मरने के लिए। मतलब मरो तुम लोग, मतलब सर्कुलर एज इट इज छाप दिया, ये भी नहीं लिखा कि अब सर्कुलर में गलती है। और आई एम डैम श्योर कि 50% स्टूडेंट तो पढ़ के हाँ यही है बस 1.5 टाइम अपनी बात चले जाएंगे, क्योंकि पढ़ना है और क्या है। और टीचर का काम है नीचे वाला एग्जाम्पल याद करा देना, उसमें भी वही दिया हुआ, मतलब वही आ रहा है। मेरा हिंदी पढ़ लो, तुम्हारा बहुत काम आएगा। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ क्या था। ये वैल्यू था ना, ये वैल्यू रॉन्ग है, ये टैक्स। यहाँ पे इनको लिखना था वैल्यू पर यूनिट। अब इसको पढ़ो, इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा और धमाकेदार अमेंडमेंट लगेगा तुम्हें। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भैया सुनो, तुम्हारा ये जीरो रेटेड सप्लाई है ना, जीरो रेटेड सप्लाई है ना, ये फॉर्मूला रीडिफाइंड हो गया।
अब तुम्हारा जीरो रेटेड सप्लाई में 1.5 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, रिस्ट्रिक्ट हो सकती है 1.5 टाइम्स द वैल्यू पर यूनिट ऑफ द लाइट गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय यू और बाय अदर सप्लायर। अब लॉजिक समझो, पूरा लॉजिक समझ में आएगा। मेरा फॉरेन में एक यूनिट खोला हुआ है दुबई में, सभी का है। दुबई में यूनिट खोलना कौन सी बड़ी बात है, सभी की है। तो दुबई में मैंने यूनिट खोल दिया, यहाँ से माल वहाँ भेज देता हूँ। हाँ, मेरी यूनिट है, मेरी सिस्टर कंसर्न है, तो 4 करोड़ का माल 40 करोड़ में भी बेच देते हम लोग। हाँ, तो यहाँ से 4 करोड़ का माल 40 करोड़ में बेच दिए और रिफंड क्लेम कर लिए 40 करोड़ के प्रोपोर्शन पे। लॉ ने बोला तुमने यार 4 करोड़ का तो माल था, तुमने 40 करोड़ में कैसे बेचा? बोला मैंने बेच दिया, दुबई वाले को बेवकूफ बना दिया। आपको क्या है, मैंने एक्सपोर्ट किया, हाँ, मैं फॉरेन करेंसी इंडिया में लाया, हाँ, मेरे को रिफंड दीजिए। लेकिन माल तो 4 करोड़ का ही गया, तुमने 40 करोड़ कैसे बेचा? आपको क्या मतलब है? तो लॉ ने बोला यार ये तो एक लूप होल रह गया, इनको पैसे ऐसे भी इंडिया में भेजने थे, तो एक्सपोर्ट बिल एक्सीलरेट करके रिफंड ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। तो एक काम करो भैया, कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में जो दाम में बिकता है वो एक्सपोर्ट प्राइस उसका कम ही होगा, बेसी थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में और लंबा चार्ज हो जा रहा है, तो दाम तो कम ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, यदि वो तुम्हारा डोमेस्टिकली बिकता है 10 रुपये पर यूनिट, तो एक्सपोर्ट 15 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा हो जाएगा, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। ये सब तुम झूठ साच कर रहा है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करेगा पर यूनिट 1.5 टाइम्स ऑफ योर डोमेस्टिक प्राइस। तो ये अमेंडमेंट इसलिए लाया गया ताकि लोग फॉल्स रिफंड ना क्लेम करें, और हमारे को जो पढ़ाया गया वो क्या था, एक्सपोर्ट ही रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब यदि आप सारा का सारा माल एक्सपोर्ट करते हो, लोकल सप्लाई नहीं करते हो, तब भी लॉ बोलेगा कोई बात नहीं, आप नहीं करते ना, कोई ना कोई तो वैसे ही जो उसी एरिया का सप्लायर है, सिमिलरली प्लेस सप्लायर, तो उसी एरिया का जो सप्लायर है वो उस एरिया में क्या दाम डोमेस्टिक बेचता बता दीजिए, 40 रुपये पर यूनिट। हाँ, तो आपका मैक्सिमम 60 रुपये पर यूनिट होगा, इससे बेसी क्या होगा एक्सपोर्ट प्राइस। तो योर एक्सपोर्ट प्राइस, नॉट वैल्यू, प्राइस कैन बी मैक्सिमम 150% ऑफ योर डोमेस्टिक प्राइस। अब मैंने इस भाषा को, मैंने एग्जाम्पल भी डाला, ये जो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल दिया ना, ये लिटरली सर्कुलर में इलस्ट्रेशन है। हमें सब पढ़ा, हम तो अपना दिमाग से काम कर लिया भैया। तो तुम लोकल सप्लाई 1000 की, मैं तो ये सब देखा नहीं, मैं तो सीधा सम लोकल सप्लाई 1000, एक्सपोर्ट 1750, नहीं 1750 नहीं माना जाएगा, 1500 माना जाएगा। टर्नओवर एज पर अमेंडेड टर्नओवर 15, मतलब यार यही जो ऊपर बोल रहा वही है ये। एग्जाम्पल भी दिया तो ऐसा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी दिया तो कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल दिया। लिटरली ये एग्जाम्पल हुआ कि वैल्यू पर यूनिट 200 है लोकल, और एक्सपोर्ट टर्नओवर 350 है। नहीं, ये 350 नहीं मानेंगे, हम इसको 300 मानेंगे, और 300 इंटू 5, और तब हम यहाँ पे 1500 करेंगे। मतलब एग्जाम्पल भी दिया तो ऐसा एग्जाम्पल दिया कि आदमी उलझे। एनी हाउ, अब आपको क्लियर है वो क्या है, एक्सपोर्ट प्राइस पर यूनिट। ये रिफंड के केस में बहुत वाइटल है, तो जिन जिन के सिलेबस में रिफंड है उनके सिलेबस में आएगा, और मैंने यहाँ पे इसको अपनी भाषा में लिख दिया है ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। और ये वाला सर्कुलर वाला एग्जाम्पल छपेगा भैया, तो कुछ नहीं हो तो ये एग्जाम्पल देख के चले जाना। जीरो रेट टर्नओवर में प्राइस ज्यादा दिखा के एक्सपोर्ट ज्यादा शो करने का जो मैल प्रैक्टिस है उसको कंट्रोल किया गया है। तो पहले लॉजिक, नाउ रेट पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट कैन नॉट बी मोर देन 1.5 टाइम्स of the rate per unit in a domestic supply of light goods by the same or similarly placed supplier। और जो टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई में लिया जाएगा वही टर्नओवर एडजस्टेड टर्नओवर में लिया जाएगा। इन द सेंस कि सपोज मेरा डोमेस्टिक सप्लाई है 2000, ऊपर वाले एग्जाम्पल में रहते ना, इस एग्जाम्पल में आते हैं। सपोज मेरा डोमेस्टिक सप्लाई है 1000 और एक्सपोर्ट है 1750, तो एक्सपोर्ट का आपने कितना कर दिया, 1500 कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस प्राइस वेरिएशन। तो मेरा फॉर्मूला ये आएगा नेट आईटीसी इंटू 1500
डिवाइडेड बाई 2750 थी 2500 डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर, तो टोटल टर्नओवर क्या 2750 थी 2500, एंड आंसर इज 2500। कि जब आपने जीरो रेटेड सप्लाई में 1500 कंसिडर किया है तो एडजस्टेड टर्नओवर में भी 1500 ही कंसिडर करिए। तो एक्सपोर्ट है 1500, लोकल है 1000, तो टोटल टर्नओवर हो गया 2500। तो आपका रिफंड मिलेगा नेट आईटीसी इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 2500। बात क्लियर? ये छोटी सी बात थी, वो वैल्यू करके पूरा दिमाग, एग्जाम्पल भी ऐसा सेट किया कि पूरा दिमाग तबाह, बाद में डिसाइड हो गया पर यूनिट ही आएगा। उसके बाद जो एग्जाम्पल है, एक अमेंडमेंट है, वो मैंने नीचे लिख दिया है कि दिस सर्कुलर इज नॉट स्पेसिफाइंग एनी अमेंडमेंट, इट वॉज अ मिस्टेक इन द प्रीवियस सर्कुलर विच इज नाउ रेक्टिफाइड थ्रू अनदर सर्कुलर, यू मे इग्नोर इट। इसके बाद वाला तो मैं वो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट ने जितने भी दिए थे हमने सब कवर अप कर लिए हैं, और किसी को कोई अमेंडमेंट नज़र आए और उसे लगे कि उसे क्लियर नहीं है तो मेरे को आराम से व्हाट्सअप करना, अब अपने ग्रुप में बंधे हुए हैं, ठीक है। और वो जो वीडियो जब मैंने फोकस के लिए दिया था 6 मिनट 35 सेकंड के बाद, वो एक बार घर जाके देखना, क्योंकि फोकस इंपॉर्टेंट है। फोकस है तो अपने आप ही टाइम मैनेज हो जाएगा। तो क्लास का पर्पज़ अमेंडमेंट कराना नहीं था, क्लास का पर्पज़ ये था कि लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट को बोला जाए कि 1 महीने बहुत होते हैं पास होने के लिए, एटलीस्ट 4 पेपर को पास करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ओवर टाइम है, ये ज़्यादा टाइम है। बस आपको मेहनत करनी क्या चीज़ पे, आप अपना समय पे अपना समय निकालो, मतलब 3 मिनट में करना है, 4 मिनट में करना है, टाइम में बांधो, QSR को फॉलो करो, और हर दिन इस स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करो। रिपीट नहीं करूंगा इस चीज़ को, जो मैंने पढ़ लिया वो पढ़ लिया। सलमान खान, एक बार मैंने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब जब मैं नोट करूंगा उस समय, मेरा समरी बनाऊंगा उस समय मेरे को कुछ लगा तो मैं दोबारा एक बार देख लूंगा, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में पूरा एंड करूंगा, उसके बाद वो पैरा दोबारा पढ़ने की सोचो। बहुत मज़ा आया, इतने दिनों बाद अपने मिले, एंजॉय करो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना।